हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग टॉप कंप्यूटर एमसीक्यू के सीरीज़ को कर रहे हैं और इसमें से एमएस वर्ड के एमसीक्यू को अभी हम लोग सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों का 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और झारखंड के भी वीडियो हैं और भी सारे वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा व्यू उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट की वृक्ष जैसी रचना दिखाता है? तो वृक्ष जैसी मतलब क्या? ट्री स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाता है। तो ट्री स्ट्रक्चर दिखाने वाला कौन सा व्यू है? फुल स्क्रीन व्यू, आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। तो इसमें आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू में पूरा जो फुल डॉक्यूमेंट है वो आउटलाइन की तरह दिखता है और डॉक्यूमेंट में जो उपलब्ध पैराग्राफ है वो लिस्ट की तरह आ जाता है, जिससे आपको वो ट्री स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में किस व्यू में मेन्यू बार छिप जाता है? मतलब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगा और फिर वो उसी में छिप जाता है। फर्स्ट है वेब लेआउट, सेकंड है ड्राफ्ट व्यू, थर्ड है आउटलाइन व्यू और फोर्थ ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो इसमें से क्या होता है कि फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में मेन्यू जो व्यू है एमएस वर्ड 2007 में वो मेन्यू बार में छिप जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। ओके, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसमें से क्या होगा, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, जब आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो फुल स्क्रीन व्यू प्रदान करता है और उसमें मेन्यू बार छिप जाता है। उसमें आपको बाहर का कोई कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट जो है वही वहाँ पर शो होगा। सारा कुछ इधर और इधर साइड में छिप जाता है। ठीक है, और उसमें से सिर्फ ऊपर में एक लेयर आपको पतला सा दिखेगा, पतला सा टूल बार डॉक्यूमेंट के टॉप पर दिखता है। और इस मोड में क्या होता है, साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट पेज प्रदर्शित होते रहता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते वहाँ से। सिर्फ जैसे इधर है तो यहाँ पर पेज नंबर रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं वो एक पेज नंबर 2 3 ऐसे करके यहाँ पर रहता है। बट यहाँ पर एडिट वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसमें पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा निर्धारित करता है? कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ऊपर में कितना स्पेस रहेगा, उसके नीचे कितना स्पेस रहेगा, ये कौन फिक्स करता है? ऑप्शन नंबर ये है लाइन स्पेसिंग, बी है पैराग्राफ स्पेसिंग, सी कैरेक्टर स्पेसिंग, और डी है वर्ड स्पेसिंग। तो इसमें जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट आप जो बना रहे हैं उसमें पैराग्राफ स्पेसिंग यह बताता है कि पैराग्राफ में ऊपर और नीचे कितनी जगह रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स विकल्प शब्दों के बीच रिक्ति को नियंत्रित करता है। तो इसमें से क्या है, वो शब्दों के बीच में जो स्पेस है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। तो सबका आपको शॉर्ट की भी पता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस एल, और जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल प्लस जे, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आपको शॉर्ट की बता दिया, बट ये इसमें से जो क्वेश्चन है शब्दों के बीच में जो स्पेस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है जस्टिफिकेशन, जब जस्टिफिकेशन कर देंगे तो वो सारा कुछ फिक्स कर देता है।
ठीक है, कितना स्पेस रहेगा कितना नहीं। तो जस्टिफिकेशन शब्दों के बीच की दूरी को कंट्रोल करता है और ये एक जस्टिफाइड टेक्स्ट पूरी तरह पंक्ति को भरने के लिए शब्दों के बीच की जगह को बढ़ाता है ताकि यह बाएं और जो दाएं किनारों के साथ अलाइन हो गया है। आप देखें जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ज़्यादा कभी बायां हो जाता है या फिर कुछ ज़्यादा ही दायां हो जाता है, तो उसको जस्टिफाई करेंगे तो वो बीच बीच में आ जाएगा, मतलब कि ना ज़्यादा दायां रहेगा ना तो बायां रहेगा। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो पूरी तरह से सेंटर में आ जाएगा, तो वो भी नहीं, दोनों तरफ जैसे सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो ये बीच में आ जाएगा, इधर भी इक्वल स्पेस रहेगा इधर भी, लेकिन जब जस्टिफिकेशन तो जितना ज़रूरत है उतना ही होगा। और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन सेटिंग को आप वहाँ से बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, अधोरेखांकन का रंग और लाइन स्पेसिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि उसमें से लाइन स्पेसिंग उसी के अंडर है। तो जब हम लोग वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए लाइन स्पेसिंग का वहाँ पर यूज करते हैं, तो लाइन स्पेसिंग का जब यूज करेंगे तो क्या हो जाता है कि इसमें जो लाइन स्पेसिंग है उसमें पैराग्राफ में नज़दीक का जो लाइन है ना उसको कंट्रोल करता है, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए एक न्यूनतम लाइन रिक्त सेट कर देता है, मतलब जो स्पेसिंग है उसको सेट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड 2013 में किस मेन्यू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए रो हाइट शामिल किया जाता है? ऑप्शन इसमें है पेज लेआउट, डिज़ाइन, लेआउट और इंसर्ट। तो इसमें क्या होता है, लेआउट में जब लेआउट कहाँ पड़ता है, टैब मेन्यू में, ठीक है, और उसी के अंतर्गत सेल साइज का ग्रुप होता है, हाइट और जो ये हाइट या फिर विड्थ दोनों वहीं पर होता है, हाइट और फिर विड्थ और उपयोग करके टेबल के रो या कॉलम की ऊंचाई और चौड़ाई में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लेआउट, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड टेबल के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? ऐसा क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने का ज़रूरत है और एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ने का ज़रूरत होता है, क्योंकि सत्य और असत्य में कभी कभी हम लोग उल्टा पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। और A, B यहाँ पर ऑप्शन ए है, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जाता है, एक रो या कॉलम के एकांतर मतलब अल्टरनेट सेल को मर्ज किया जा सकता है, सी है एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, डी एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर MS वर्ड में क्या होता है, टेबल का पहला और जो अंतिम सेल है उसको मर्ज नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस सेल के मध्य के सेल को मर्ज ना किया जाए। बीच वाले सेल को, मिडिल वाला सेल को जब तक आप मर्ज ना करेंगे तब तक वो लास्ट और फर्स्ट वाला सेल नहीं होगा। समझ में आया? तो इसी तरह एक रो या फिर कॉलम के हर दूसरे सेल भी मर्ज को नहीं किया जा सकता है, जबकि रो या कॉलम के क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। रो या कॉलम के क्रमागत सेल को मतलब जो लगातार होता है उसको मर्ज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असत्य है, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये असत्य है। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? तो इसमें से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? ऑप्शन है 32, 63, 64 और 60। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से अधिकतम 63 कॉलम और 32,767 रो की टेबल बना सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कॉलम, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा कॉलम, मैक्सिमम कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63।
63 और मैक्सिमम रो हो जाएगा 32,767। ठीक है, मैक्सिमम रो 32,767। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर लागू किया जाने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है? सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है? 10, 8, 12, 10, 8, 12, 1। तो इसमें से सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है? सबसे छोटा फॉन्ट आकार 1 होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे छोटा फॉन्ट आकार 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटा फॉन्ट आकार 1 और सबसे बड़ा फॉन्ट 1638 होता है। डिफ़ॉल्ट होता है 8। तो ये डिफ़ॉल्ट आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछने की वो डिफ़ॉल्ट से ही पूछता है। लेकिन ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 1638 है और डिफ़ॉल्ट है 8। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सबसे छोटा पूछा गया है हम लोगों को क्वेश्चन, तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? इसको मैक्सिमम सीमा कहाँ तक जा सकते हैं? 1 से 1638, 8 से 637, 1 से 200 और 1 से 100 तक। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि MS वर्ड में क्या होता है कि सबसे छोटा जो होता है 1 और सबसे बड़ा होता है 1638। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 1638, ऑप्शन नंबर 1। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट साइज 72 तक दिया होता है, लेकिन उसको आप मैनुअली 1638 तक मैनुअली बढ़ाया जा सकता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये भी इम्पोर्टेंट लिख भी देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट साइज 72 तक होता है। ठीक है, और मैनुअली आप इसको मैनुअल रूप से 1638 तक बढ़ा सकते हैं, तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में जो होता है उसमें 8 होता है, सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 1638, और डिफ़ॉल्ट 8 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित होता है? मतलब कि अगर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें से एक टेबल बनाना है जिसमें से रो और कॉलम हो, तो वो कहाँ पर होता है ये पूछा गया। ये टेबल लगाने के लिए आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, किस मेन्यू में जाएंगे? तो इसमें ऑप्शन है डिज़ाइन, बी इंसर्ट, सी लेआउट, डी पेज लेआउट। ओके, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लेआउट मेन्यू में इंसर्ट रो कॉलम सम्मिलित होता है, तो आंसर हो जाएगा लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 की टेबल अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 53, बी 42, सी 63 और डी 32। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में अधिकतम 63 कॉलम और 32,767 रो की टेबल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा
सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें अधिकतम 63 कॉलम, ये हमने अभी भी बताया 63, और रॉ हो जाएगा 32,767। फिर से लिख रहा हूँ, 32,767 ये मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एमएस वर्ड में डबल लाइन अंडरलाइन करने के लिए शॉर्ट की क्या है। डबल लाइन के साथ अंडरलाइन, मतलब कि कोई वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि ये है, तो इसको डबल लाइन अंडरलाइन करना है, ऐसे ऐसे। तो इसके लिए शॉर्ट की आप क्या दबाएंगे, प्रेस करेंगे कि ऐसा हो जाएगा। जैसे अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू है, और इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई है। तो इसमें से डबल अंडरलाइन है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पर ऑप्शन भी उससे डिफरेंट है। उसमें कंट्रोल प्लस यू सिर्फ रहता है, बट यहाँ पर आपका अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, बी है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, डबल लाइन अंडरलाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग डॉक्यूमेंट में वर्तमान डेट इंसर्ट करने के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट डेट, इंसर्ट प्रेजेंट डेट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में डेट ऐड करना है, डेट डालना है, तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्पेलिंग टूल किस मेन्यू बार में होता है। तो पेज लेआउट, बी फॉर्मूला, सी हो गया आपका इंसर्ट, और डी हो गया रिव्यू। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पूछा गया है कि इसमें स्पेलिंग टूल किस मेन्यू बार में होता है। तो स्पेलिंग टूल जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेंगे, और उसमें क्या होता है, स्पेलिंग टूल का यूज कब ज़रूरत पड़ता है, रिव्यू करने के समय, रिव्यू करते हैं उसी समय हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, रिव्यू में होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एमएस वर्ड 2016 की सीमा ग्राफिकल लिस्ट्स, प्रोसेस डायग्राम से लेकर वेन डायग्राम जैसे अधिक जटिल आलेख और संगठन संबंधित रेखा चित्रों तक होती है। मतलब कि अगर आपको डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट में वेन डायग्राम, ये सब चीज़ें, ग्राफ्स वगैरह और डायग्राम वगैरह ऐड करना है, तो आप ये सब चीज़ों को के लिए आप कहाँ पर इसको कहाँ से ऐड करेंगे, इंसर्ट कहाँ से करेंगे। ग्राफिकल लिस्ट्स हो गया, प्रोसेस डायग्राम हो गया, और वेन डायग्राम एमएस वर्ड में। तो ये जो चीज़ें हैं उसको हम ऑप्शन उसके लिए 3D मॉडल्स, बी है शेप्स, सी है स्मार्ट आर्ट, और डी है इक्वेशंस। तो जो ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए कोई भी चीज़ें, इसमें जितने भी चीज़ें पूछा गया उसके लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित हो और एमएस वर्ड किस प्रकार की एक्शन लेगा। मतलब कि हाउ विल एमएस वर्ड रिस्पॉन्ड इन केस ये वर्ड इज इमीडिएटली रिपीटेड, मतलब रिपीट होने के कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा एमएस वर्ड। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि ऑप्शन है ये ग्रीन वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। कोई रिपीटेड वर्ड है तो उसके अंदर में ग्रीन कलर का इस तरह से लहरदार तरंग जैसा आ जाएगा। ऑप्शन बी है ये रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, मतलब जहाँ पर रिपीटेड वर्ड है उसके नीचे एक रेड कलर का लहरदार रेखा आ जाएगा। और सी है ब्लू वेवी अंडर द रिपीटेड लाइन, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या होता है, जब एक शब्द तुरंत ही पुनरावर्तित होता है तो पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार इस तरह से आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ये रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। मतलब कि केसिंग यहाँ पर केसिंग बदलने से मीनिंग है कि
कोई भी वर्ड है उसको आपको कैपिटल लेटर में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, तो उससे रिलेटेड ये फीचर नहीं है। ऑप्शन है अनकैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, बी है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस। तो अनकैपिटलाइज्ड ईच वर्ड जैसा कुछ होता नहीं है, तो उसमें कोई केस नहीं होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के केस मेन्यू में 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन सा विकल्प होता है? एक तो सेंटेंस केस हो गया, सेंटेंस केस ये क्या करता है, केस के में प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह जब भी पढ़ते हैं आप, तो उसका पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है, तो वहाँ पर सेंटेंस केस का यूज किया रहता है, ठीक है। दूसरा है अपर केस। अपर केस, अपर केस में क्या होता है कि इस केस में आपके टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटलाइज कर दे। अपर मतलब सिंपल समझिए, बड़ा कर लेता है। अपर ऊपर हो गया, ठीक है। तो उसमें से क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें सब सारे अक्षर को कैपिटल लेटर में कर देगा, अपर केस में, ओके, कैपिटल में कर देगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में क्या करेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इस केस में प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर है उसको कैपिटलाइज करेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, तो सी कैपिटलाइज ई, सी को बड़ा कर देगा, ई को बड़ा कर देगा, डब्लू को बड़ा कर देगा, ठीक है। इस तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड में। अब नेक्स्ट है फोर्थ, टॉगल केस। टॉगल केस, तो यह आपके शब्दों को दो केस व्यू के बीच में शिफ्ट करने की अनुमति देता है। जैसे वर्ड हो गया, जैसे हम लिखे हैं ऐसे, टॉगल केस को समझिएगा। टॉगल केस में ऐसे डब्लू लिखा आपने छोटा, वो लिखना आपको बड़ा, फिर आर लिखना आपको बड़ा, तो ये ऐसा लिखने के लिए क्या करते हैं, टॉगल केस का यूज करते हैं, ठीक है। केस है CASE, तो यहाँ पर सी छोटा है और सारा बड़ा है। तो टॉगल केस यह क्या करता है, हम लोगों को अनुमति देता है क्या, कि दो केस व्यू के बीच में शिफ्ट करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन है, हम लोगों को केसिंग बदलने वाला फीचर नहीं है। तो केसिंग बदलने वाला 4 फीचर है यहाँ पर, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो इसमें से अनकैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो फीचर इसका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। MS वर्ड में टेबल में रोज़ की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? MS वर्ड में टोटल रोज़ की संख्या क्या हो सकती है? 8 है, 2 है, 4 है और 1 है ऑप्शन। तो MS वर्ड टेबल में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या 1 है। MS वर्ड में टेबल के अंतर्गत रो और कॉलम में मैनेज करने के लिए लेआउट टैब में इंसर्ट कमांड का उपयोग करते हैं, और रो और कॉलम को हम लोग जोड़ते हैं, और इसी तरह से हम लोग उसको डिलीट भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? फर्स्ट है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, बी है इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, सी है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डी है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा कमांड देंगे कि हम लोगों का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हट जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को कौन सा कमांड देना पड़ता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। और जब इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड से कमांड देते हैं तो ये जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें वो हट जाता है सिंपल से। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अब इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड का उपयोग करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल टैब पर। कहाँ पर क्लिक करेंगे? क्लिक द फाइल टैब, द फाइल टैब। उसके बाद क्या है, उसी में इंफॉर्मेशन रहता है, उस इन्फो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक चेक फॉर इश्यू, यहाँ पर रहता है चेक फॉर इश्यू, फॉर इश्यूज, ओके। उसके बाद देन क्लिक इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप उसमें से जा सकते हैं, कर सकते हैं,
ओके, ये पूरा प्रोसेस है उसका। नेक्स्ट है 20 नंबर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे, फिर क्या चुनेंगे। मतलब कि इसमें सेलेक्ट किए टेक्स्ट को पूर्णतः सभी को बड़े अक्षर में मतलब कैपिटल में करने के बाद करने के लिए चेंज केस बटन करेंगे। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, तो इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन हमने बताया था, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। क्या, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच केस और कैपिटलाइज्ड ईच केस और टॉगल केस। क्वेश्चन नंबर हमने 17 में अभी यहाँ पर बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमने अभी बताया सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड, टॉगल केस, 4 बताए थे। तो इसमें से क्या है कि टॉगल केस में कोई भी वर्ड है उसमें से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, तो बड़े अक्षर में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपर केस में सारा कैपिटल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपर केस। ओके, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कैपिटल करने के लिए अपर केस करते हैं। ठीक है, और अगर आपको उसी को छोटा करना है तो लोअर केस सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो सेंटेंस है उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया। और भी वीडियो इस टॉपिक पर आएंगे अभी, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।